दिल्ली से बंगाल, ईडी क्या रही खंगाल। जब काम करे एजेंसी, गुस्से में क्यों मोदी विरोधी। उत्तराखंड में यूसीसी, किसको लगी मिर्ची। एक देश एक कानून, इसी से होगा समाधान। देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबर की डिटेल पड़ताल का। और पहले जरा ये जान लीजिए कि आज की 4 बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको ये खबर बताते हैं। पहली खबर, आम आदमी पार्टी की मुसीबत भारी, दिल्ली में ईडी की छापेमारी। ये बड़ी खबर 4 बजे की पहली। और दूसरी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। और इसके साथ ही तीसरी खबर, महाराष्ट्र में घोटाले की लड़ाई, 2 अलीबाबा 40 चोर पर आ गई है अब ये लड़ाई। चौथी खबर, अजित पवार गुट से जुड़ी हुई, जिस पर संकट टला या फिर बरकरार है अभी। तो ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं, लेकिन 2 खबरें वो कौन सी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो आम आदमी पार्टी की मुसीबत भारी, दिल्ली में ईडी की छापेमारी, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है, इस पर भी हम अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं और इन खबरों पर नजर कौन बनाए हुए। देखिए, दिल्ली से हमारे साथ दीपक रावत जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ संजय त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जो है वो देहरादून से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही खबरों पर तफसील से बातचीत अपने दोनों संवाददाताओं से हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दूं, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में घिरी है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी छापा मार रही है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड। आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के यहां पर भी छापेमारी, केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। तो एक और मुश्किल में फंसी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, कई बड़े नेता जो छापेमारी की चपेट में हैं और 12 से ज्यादा ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके घर पर भी छापेमारी और केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर भी छापेमारी हो रही है। तो मुसीबत में है आम आदमी पार्टी। इस घोटाले को लेकर सीधे रुख करेंगे। सबसे पहले दीपक आपका, और बताइए जरा 12 अलग अलग जगहों पर छापेमारी, क्या अपडेट इसे लेकर मिल रहा है जल्दी से। जी शिरीन, जैसा आपने बताया कि 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है और अभी तक करीबन 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और छापेमारी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच जिस तरीके का एक्सपोज जिसके आम आदमी पार्टी कह रही थी ईडी को लेकर, तो आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि आज जिस तरीके से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी 10 बजे, उससे पहले ये छापेमारी की गई है। पूरा षड्यंत्र रचा गया है, पूरा एक पैटर्न तैयार किया गया है कि किस तरीके से ये दिखाया जाए कि ईडी लगातार जाँच कर रही है, छापेमारी कर रही है और उससे पहले आम आदमी पार्टी लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने 3 बड़े आरोप लगाए हैं, मैं आपको बता देता हूं। सीसीटीवी फुटेज जिसमें तमाम रिकॉर्डिंग होती है, जब पूछताछ होती है, जिसको ट्रायल पे लिया होता है, उससे पूछताछ की जाती है। उनका कहना है कि तमाम गवाहों से जो पूछताछ की जा रही है सीसीटीवी में, उसका ऑडियो गायब है, सिर्फ वीडियो है, ऑडियो नहीं रखा है, जबकि ईडी को ऑडियो भी रखना होता है। हाँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि गवाहों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, गवाहों के साथ मारपीट की जा रही है, गवाहों को ये कहा जा रहा है कि जो ईडी चाहती है उस तरह का जवाब दिया जाए। तो ये बड़े आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ईडी ने भी सीधे तौर पर यह कहा है कि जो आरोप आपने लगाए हैं वो बेहद गलत आरोप हैं। इसके खिलाफ तो इस जांच को जिस तरीके से सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है आम आदमी पार्टी, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जांच ही आरोपों से घिरी हुई है। आपने भी कहा हमारे साथ एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के आरोपों को ईडी ने बेबुनियाद बताया है। जो आरोप ईडी पर लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ईडी की तरफ से उन्हें खारिज कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर ईडी कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी, उसकी भी तैयारी है, लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है ईडी। आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, जिस तरह से दीपक भी हमें बता रहे थे, और आतिशी ये सवाल उठाते हुए उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसे लेकर अब ईडी की भी तैयारी है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहां यह है कि कौन सा मामला है, किस मामले में आम आदमी पार्टी घिर गई और कैसे ये मुसीबत बड़ी हो सकती है। आप जरा यहां से समझिएगा इस बड़ी स्क्रीन के जरिए। ईडी की जांच, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए 2 मामले हैं। जांच का पहलू भ्रष्टाचार है। जुलाई 2023 में दिल्ली एनसीआर, केरल, चेन्नई में छापेमारी हुई थी। इसके बाद किस पर छापा? जल बोर्ड के अधिकारी थे, एनबीसीसी के लोग, कुछ निजी संस्थानों पर भी छापेमारी हुई थी। क्या आरोप है? दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई, उन्हें ताक पर रख दिया गया, ये पूरा मामला।
और पहला मामला देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी हुआ था। यह पहला मामला। टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ दिया गया, नियमों के इतर। एनबीसीसी के महाप्रबंधक डीके मित्तल पर आरोप है। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को परफॉर्मेंस बेस्ड नकली सर्टिफिकेट जारी किया गया, यह एक गंभीर आरोप है। इसके साथ ही यहां पर एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 38 करोड़ रुपए का टेंडर जो है वो हासिल किया। और जो दूसरा मामला अब इसके बाद, वो जल बोर्ड के बिल पेमेंट के भुगतान के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगानी थी। यह दूसरा मामला है। पहला मैंने आपको समझाया, मशीन भी लगाई गई और बिल के भुगतान भी हुए हैं जिसकी बात की जा रही है, लेकिन पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में जाना नहीं हुआ, यानी जो पैसे का ट्रांसफर होना था वो नहीं हुआ। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को बार बार बढ़ाया गया। 3 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट जिसे बढ़ाया गया, नोटबंदी के दौरान करीब 10 करोड़ 40 लाख की पेमेंट एक साथ की गई। तो ये वो तमाम आरोप है और ये पैसा भी जल बोर्ड तक नहीं पहुंचा, तो फिर गया कहां, ये एक सवाल है। इस मामले में देखिए, करीब 14 करोड़ 41 लाख का जल बोर्ड को घाटा हुआ है। 14 करोड़ 41 लाख का सीधे सीधे बहुत बड़ा घाटा, और इसी मामले में घिरी हुई है आम आदमी पार्टी। मामला बड़ा है और लगातार घोटालों से घिरी हुई सरकार नजर आ रही है दीपक, और अब इस मामले में भी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि ईडी अब जांच का दायरा बढ़ा रही है। जी, जाहिर तौर पर, और ईडी उन तमाम पुरानी चीज़ों को खंगाल रही है जिन चीज़ों को लेकर आरोप लगे हैं। सीबीआई की तरफ से भी जो इंक्वायरी थी और जो ईडी को सौंपी गई थी उसको लेकर भी लगातार जांच चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि 5 बार ईडी ने नोटिस भी भेजा है। जो कथित शराब नीति है दिल्ली की लेकर आई थी दिल्ली सरकार, उसको लेकर भी ईडी एक कोर्ट गई हुई है। ईडी का कहना है कि 5 बार समन दिया गया, अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हुए और कल जो है कोर्ट में सुनवाई भी है। तो चारों तरफ से घेरने की कोशिश है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, जैसे जैसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी बड़ा आरोप लगा चुके हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस बात क्राइम ब्रांच की टीम के यहाँ पहुंच जाती है और ईडी जिस तरह से काम कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ेंगी। आप रहिए हमारे साथ दीपक, इस पे आगे भी बात करेंगे। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत भी जोरों पर है, आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। जरा एक बार सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है, तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऋषि मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। हर कोई नेतागण जो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो दिल्ली तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। संस्थाएं स्वतंत्र हैं और अपने इस तरह से काम करती हैं। जहां पर कोई आरोप आते हैं उनकी जांच करना स्वाभाविक रूप से इनकी जिम्मेदारी है। ये भी डेमोक्रेसी का मर्डर ही है ना। इस देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ बात करता है, किसी एजेंसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, तो तुरंत उसके घर पुलिस और ईडी पहुंच जाती है। शराब घोटाला किया है जिसमें सारे प्रूफ आपके अगेंस्ट हैं और सरकारी गवाह भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो गुनाह आपने किए हैं उससे आप बच नहीं सकते और गुनाहों की सजा आपको मिलेगी। तो ईडी के इस एक्शन से कैसे विपक्ष परेशान है आपने सुना, और इसे लेकर एक सवाल जरूर यहां पर जो है वो खड़ा किया जा रहा है कि दरअसल विपक्ष मुक्त भारत चाहती है सरकार, इसीलिए ईडी को पीछे लगा दिया गया। संजय से इस पर बात करते हैं। संजय, ये सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल, हर तरफ से विपक्ष की एक ही आवाज है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ। निश्चित रूप से जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको लेकर के लगातार ये बातें आम हैं कि सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये आरोप बेहद आसान तरीके से लगाया जा रहा है। बहरहाल अब देखना ये है कि जो कार्रवाई अभी दिल्ली में जारी है उसका परिणाम क्या निकलता है। आपने देखा था इसके पहले भी हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं के घर पर लगातार ईडी समेत दूसरी एजेंसीज के एक्शन हुए थे, जिसके बाद में ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है। हमारे साथ हरिद्वार के कानपुर के विधायक हैं, जो एजेंसीज का एक्शन है उसको लेकर के लगातार सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि एजेंसियाँ का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले तो ये बताएं कि क्या उन्होंने एजेंसियों का दुरुपयोग पहले नहीं किया। हाँ, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करता क्योंकि उनके कभी एजेंसियां नियंत्रण में नहीं रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को
ये बताना होगा कि जो कार्रवाई उन्होंने की अपने समय में, जो जिन लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्रियों तक को उन्होंने उठा के बंद किया, उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर बंद किया, जगन रेड्डी को उन्होंने बंद किया। कई मामले बड़े ऐसे हैं जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने और ईडी ने की है। तो एजेंसियों को ये कहना कि वो किसी के नियंत्रण में है और किसी के इशारे पर काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली प्रकरण की अगर बात करें आप, तो अभी तक बिल्कुल देखिए, भले ही ये कहा जाता रहा हो बीजेपी की तरफ से, लेकिन विपक्ष जो है वो तो इसे ऐसे ही देख रहा है कि राजनीतिक इसके पीछे मंशा जो है वो छिपी हुई है और ये कार्रवाइयां उसी के तहत देखी जा रही है। देखिए, दिल्ली के साथ 3 और ऐसे राज्य हैं जहां पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। बिहार और झारखंड में भी ईडी की सख्ती देखी जा रही है। बंगाल में मनरेगा कार्ड में धांधली पर रेड और झारखंड में पेपर लीक की जांच करेगी ईडी। तो ईडी की कार्रवाई पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जो है वो देखने को मिल रही है। ईडी का ये एक्शन, जिसके निशाने पर कई जगहों पर विपक्ष है और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है सरकार की मंशा पर, इन एजेंसियों की मंशा पर, और इसको लेकर देखिए किस तरीके से विरोध भी देखने को मिल रहा है। और अब यहां कहा यह भी जा रहा है कि एजेंसी अगर काम कर रही है तो फिर आखिर गुस्से में क्यों है मोदी विरोधी। आप इसे ऐसे समझिए, एक्शन में ईडी कहां और किस तरीके। दिल्ली, केजरीवाल के करीबियों के घर पर छापेमारी। बिहार में नीतीश के एमएलसी की 29 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक मामले की जो जांच है वो अब ईडी करेगी। और इसके साथ ही बंगाल की बात करें तो 25 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड को लेकर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। तो एक्शन में ईडी कुछ इस तरीके से है जिसका असर देखने को मिल रहा है। दीपक का एक बार मैं फिर से रुख करती हूं। दीपक, भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी कई आरोप लगा दें, लेकिन मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी आने वाले समय में, क्योंकि कई मामले हैं। शराब घोटाला मामला, ये अब जल बोर्ड का मामला, कई ऐसे मामले जिसमें घिरी हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी। देखिए इसरीन, इसका सीक्वेंस समझना होगा। जब से दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आए हैं तभी से तमाम जांच शुरू हुई है। विनय कुमार सक्सेना ने ही सबसे पहले जो नई शराब नीति दिल्ली में लेकर आई थी सरकार, उसकी जांच बैठाई थी, सीबीआई इंक्वायरी की बात की थी, फिर ईडी को सौंप दिया। जल बोर्ड से जुड़ी हुई जो जांच चल रही है, जिसमें आज ईडी रेड कर रही है, वो भी उपराज्यपाल ने ही सीबीआई को सौंपी थी और उस पर जाँच चल रही है। तो ऐसे में क्योंकि उपराज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए गए हैं, तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये कहती आई है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार हो या उपराज्यपाल हो, ये सब मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सीधा सवाल ये है कि ये जो इंक्वायरी होती है, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये बीजेपी वाले राज्यों में क्यों नहीं होती हैं, किसी बीजेपी नेता के खिलाफ क्यों नहीं होती है, सिर्फ तेजस्वी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नजर आ रही है। तो इसी को लेकर विपक्ष जो है वो एकजुट है और कह रहा है, कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, काम तो कर रही है ईडी और किस तरीके से इसका असर होगा ये देखना होगा, आने वाले समय में साफ हो जाएगा। कि उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया। सदन में विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की इसके बाद और यूसीसी बिल के खिलाफ नारेबाजी की गई। बिल पेश होने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई सदन की। बड़ी खबर है इस वक्त की, उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाथ हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। बाकी संख्या अधिक है, अनुज्ञा दी जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिससे पेश किया गया और देखिए किस तरीके से नारेबाजी हुई। विधायकों, जो विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने इस पर ऐतराज जताया, लेकिन क्या ऐतराज था और क्यों आखिर स्थगन करना पड़ा सदन का, सीधे रुख कर लेते हैं। संजय हमें ये समझाएंगे। संजय, देखिए श्रीन, आज जब सुबह सदन शुरू हुआ है तो ये तय हुआ था 11 बजे ये विधेयक जो है ये पटल पर रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये तर्क था कि जो विधेयक यहाँ रखा जा रहा है, पहले जब उसकी रिपोर्ट ड्राफ्ट कमेटी ने सौंपी थी तो वो रिपोर्ट की कॉपी हमें दी जानी चाहिए थी, हम उसका स्टडी करते। उसके बाद चूंकि आज बिल यहाँ पेश किया गया और जो बिल सदन में लाया जाता तो वो सदन की प्रॉपर्टी हो जाता है, तो उस पर चर्चा करने के लिए आवश्यक था कि हमें उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की जानकारी होती। ये कुछ भी नहीं पता था। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए कि जो
कार्य समिति थी, उसमें ये तय हुआ था कि जो भी आज की सदन की कार्यसूची होगी उसमें जो प्रश्नकाल होगा वो रखा जाएगा, इसके अलावा जो कार्य स्थगन की व्यवस्था है वो की जाएगी, लेकिन ये सब इसमें नहीं शामिल किया। नतीजा ये हुआ कि आज यहाँ हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन अब की स्थिति में बता रहा हूँ, इस वक्त भी सदन में लगातार बहस चल रही है, बिल पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी जिस एग्रेशन के साथ इस बिल का विरोध करने की बात दबी जबान से स्वीकार कर रही थी, मुखर होकर नहीं बोल रही थी, लेकिन अंदर अन्य जिन विषयों को लेकर, चाहे वो प्रश्नकाल हो या कार्य स्थगन हो, उसको लेकर उनका विरोध नजर नहीं आया, बैकफुट पर नजर आए। इसके कारण क्या थे? उमेश शर्मा हरिद्वार की खानपुर सीट से विधायक हैं, अभी सदन के बाहर निकल के आए हैं। उमेश जी, कांग्रेस हमें बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? बैकफुट पर तो नहीं है कांग्रेस बीच में है, आगे कुआं पीछे खाई है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस लड्डू को निगलें या उगलें। तो लगातार वो ये कह रहे हैं कि परवर कमेटी को इसको भेजा जाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, इस पर हम सब लोगों की राय ली जानी चाहिए। मैं इस पर सहमत हूँ। बड़ी एग्रेसिवली विरोध कर रहे थे कि आज जो सदन होगा उसमें हम पुरजोर तरीके से कई चीज़ों का विरोध करेंगे कि सरकार जो है मनमानी कर रही है। आपने देखा कि किस तरह से जो इस्तीफे दिए गए, चाहे वो यशपाल आर्य का हो, चाहे प्रीतम सिंह का हो, एक के बाद एक इस्तीफे दिए गए समिति से, तो वो जाहिर कर रहा था कि आज यहाँ पर ठीक ठाक हंगामा होगा, लेकिन वो स्थिति नज़र नहीं आ रही। सरकार को बिल्कुल दे दिया सेफ गेम। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और गुर्राने के और। तो जिस तरीके से सुबह लग रहा था कि जितना एग्रेसिव थे विपक्ष, ऐसा लग रहा था कि मुझे लगा था कि जब ये 2 बजे वापस आएंगे स्थगन खत्म होने के बाद सदन का, तो ये टूट पड़ेंगे। लेकिन वापसी आने के बाद तो सब हंसी मजाक ठिठोली में रह गया और मैं भी बीच में से सदन के उठकर आ गया, क्योंकि जब गंभीर मुद्दों पर किसी एक बड़े बिल पर चर्चा हो रही है, आप हंसी मजाक चल रहा है, गंभीरता नहीं है सदन में, तो मुझे लगता है वहाँ बैठकर समय ख़राब करने का कोई, क्योंकि मेरे वहाँ रहने और ना रहने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर देश पर कोई कानून लागू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप राज्य सरकार हैं, आप अपनी सीमाओं में, जो आपकी सीमाएं, आपके एक तरफ हिमाचल है, एक तरफ आपके उत्तर प्रदेश है, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ का जो व्यक्ति है उसे समान नागरिक कानून दिया जाए। मुझे आप ये बताइए जी संजय, कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं? ये काम संविधान का है, संविधान में संशोधन का है, संविधान में संशोधन करना। ठीक है संजय, तो देखिए इसको जिस तरीके से समाज में जो बुराइयां हैं उनके सुधार के तौर पर इस बिल को देखा जा रहा है और इसी के तहत ये बिल आज सदन में पेश भी हुआ, लेकिन विपक्ष ने कई बातों को लेकर इसका विरोध किया है, नारेबाजी की है।